ओके, सो आज हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग का एपिसोड नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 2। और यहां हम लोग देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। एक्चुअली इट इज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि आप रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते हो। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम गिवन, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा स्टेटमेंट के तौर पे, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ प्रॉब्लम। आपको ये डिसाइड करना है कि इसको ठीक करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हो। सिंपल सा मैटर है। तो मेन है आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम का कैटेगरी कैसा कैसा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। देखो ध्यान से, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अ कोर्स ऑफ एक्शन is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow up, or further action with regard to the problem, policy, etc. on the basis of the information given in the statement. This is the most important paragraph. बोला है कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है ना, आपके द्वारा उठाया गया कोई कदम या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। मतलब अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, इफ यू आर होल्डिंग अ पोस्ट, if you are an administrative officer working for any central government, semi central government, state government, bureaucrat, IAS, IPS, whatever, if you are under any administrative department, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर तुम हो तो तुम कोई भी स्टेप लोगे तुम्हारे अथॉरिटी के बाहर तो नहीं होगा। हो सकता है, पॉसिबल है। तुम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हो, इफ यू आर होल्डिंग अ पोस्ट नहीं ले सकते हो। तो आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम या प्रशासनिक कदम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जो कि हम लोग लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं? या तो हो सकता है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं हम, जो प्रॉब्लम दिया हुआ हो उसको ठीक करने के लिए, या उसको फॉलो अप करना हो, या फर्दर एक्शन किसके खिलाफ। कोई प्रॉब्लम हमको स्टेटमेंट जो दिया रहेगा ना आपको, स्टेटमेंट, वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करने के लिए आपने कोई कदम उठाया, या कोई नीति हो जिसको फॉलो अप करना हो, या उसको इंप्रूव करने के लिए एडिशन करना हो, डिलीशन करना हो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, वट एवर स्टेटमेंट यू विल बी प्रोवाइडेड, यू नीड टू read those lines very carefully, very meticulously, so that you might be able to understand कि भाई प्रॉब्लम क्या है या पॉलिसी क्या है। समझने के बाद ही सही कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। कोर्स ऑफ एक्शन कैसा कैसा होगा वो तो अब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मेन लाइन था यही। आगे देखो, द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, मैंने सारा नोट्स ही डाल दिया है ताकि आपको कहीं बुक्स में इंटरनेट कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन does involve finding the appropriate course of action, that is correct course of action, considering the problem or policy being talked about in the statement. स्टेटमेंट में जिस पॉलिसी या प्रॉब्लम के बारे में आपको बोला है, या तो प्रॉब्लम बोला होगा, कोई समस्या, कोई परेशानी, या किसी नीति के बारे में बताया गया होगा, दोनों में से कोई एक होगा, कुछ भी बोला होगा। उसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि इसका अगला कदम क्या होगा। अब अगला कदम उसको ठीक करने के लिए हो सकता है, या उसको और इंप्रूव करने के लिए हो सकता है, बेहतर करने के, या उसको खत्म करने के लिए हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, फॉलोड बाय 2 कोर्सेस ऑफ एक्शन। 2 कदम आपको दिए रहेंगे, या तो दोनों फॉलो होगा, या कोई एक फॉलो होगा, या कोई भी फॉलो नहीं होगा। या तो कोई एक, या तो सेकेंड वाला फॉलो कर सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 बोल के कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2, स्टेटमेंट एक ही दिया रहेगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रास्प द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एनालाइज द प्रॉब्लम या पॉलिसी, उसमें जो प्रॉब्लम बोला है या किसी पॉलिसी के बारे में बोला है उसको विश्लेषण ठीक से करो, एनालिसिस अच्छे से करो, मेंशन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, नंबर 2 में कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा, या दोनों फॉलो होगा, या दोनों फॉलो नहीं होगा, या कोई एक होने से भी हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना होगा। खैर वो तो बाद देखेंगे। प्रॉब्लम का फॉर्मेट कैसा होगा? नॉर्मली द डायरेक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लॉन्ग एंड रीडिंग देम इन द एग्जामिनेशन हॉल इज टाइम कंज्यूमिंग। उनको पढ़ना काफी लंबा लंबा होता है मेंस में, उनको पढ़ना, उनको समझना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए जो कोर चीज है, कोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन properly and quickly is more important.
अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ये तो मेंस में आना ही आना है, ठीक है। तो लंबे लंबे भी आते हैं, एक सिंगल सिंगल लाइन के भी आते हैं, 2 लाइन के भी आते हैं, 3 लाइन के भी आते हैं। तो जो थीम है, जो क्वेश्चन का थीम है, व्हाट द सेंटेंस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, क्लू वर्ड्स, हिंट वर्ड्स, ठीक है ना, बेसिक थिंग्स, उनको आप पिकअप करो और देखो कि अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो ठीक है, चलो ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, एंड दिस स्किल विल बी इंप्रूव्ड डे बाय डे आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जब भी लेने जाओगे, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपके द्वारा उठाया गया कदम जब भी लेने जाओगे, तो कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना, जो कहां से मिलेंगे, स्टेटमेंट से। अब पहला नियम सुनो, क्या है पहला नियम, ध्यान सुनना कि कोर्स ऑफ एक्शन कैसा कैसा होगा, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कैसे लोगे, ये सारा अब यहां से जो राज है खुलेगा यहीं से। पहला है, कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी रेलेवेंट। तुम जो कदम जो उठाने जा रहे हो, वो जो स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम या पॉलिसी दिया हुआ है उससे जुड़ा होना चाहिए ना, उसके रेलेवेंट में होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? बोला कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं होगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट। आपको जो प्रॉब्लम बोला गया है, आपका सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम का होना चाहिए, ठीक है। द प्रॉब्लम और सिचुएशन एट हैंड should be directly related to the course of action and should not overshadow the given situation. ओवर पावर नहीं करना होगा। जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम या सिचुएशन आपको फेस करना है स्टेटमेंट में, आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी उसी के रिलेवेंस में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट आप कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन शुड हैव इमीडिएट इंपैक्ट। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो उठाया गया जो कदम है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे इमीडिएट इंपैक्ट पड़े, मतलब तुरंत हो सके तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में उसका समाधान निकाल सकते हैं, इमीडिएट इंपैक्ट हो सकता है। The course of action should be such that there should be immediate action involved in it to solve the problem. If a problem is given, तो आपका जो सॉल्यूशन के लिए आप कदम उठाओगे वो ऐसा होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को आने वाले समय में सॉल्व किया जा सके, इंपैक्ट तुरंत पड़े। सॉल्व होने में समय लग ही सकता है, कैसे कैसे, क्या ये जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है, नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ की समझो। इमीडिएट एक्शन का क्या मतलब है, यहाँ लिखा है ना इमीडिएट इंपैक्ट, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन दैट प्रॉब्लम इज इमीडिएटली सॉल्व। इमीडिएट इंपैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इमीडिएटली हमने ये रूल बना दिया, अब से ये नहीं होगा, और धीरे धीरे ये सभी को क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते, विच इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केस। अभी सवेरे सवेरे मैं एक न्यूज में देखता नहीं हूँ ऐसे फेसबुक होगा, तो उसमें न्यूज आ रहा था कि शिलीगुड़ी का कोई स्कूल है, निवेदिता स्कूल, वहां पे एक लड़की से छेड़खानी हुई है। जो गर्ल्स टॉयलेट है उसमें लड़का जो है घुस के छेड़खानी कर रहा था, उसका अच्छा से कुटाई हो गया, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्कूल है, मेरा नाम शायद यही होगा, पता नहीं, तो वहां लड़का कैसे घुसा? बाहर तो लिखा है ना गर्ल्स टॉयलेट, तो लड़का कैसे घुस जाएगा? मेरी बात समझ। सबसे पहला गड़बड़ तो ये होता है किसी भी मॉल में, किसी भी यहाँ लिखा है गर्ल्स, इधर ही लिखा है बॉयज। क्यों सटा के क्यों बनाया है, क्यों बनाया है? गलत सवाल थोड़ी पूछ रहा हूं। इधर गर्ल्स है, दूसरा तक बनाओ कहीं बॉयज का। मैंने गर्ल्स भी इधर से जा रहा है, इधर बॉयज से जा रहा है, दोनों देख के हंस रहा है, ओ तुम बॉयज में जा रहा है, हम गर्ल्स में जा रहा है, क्यों जरूरत है? अब स्कूल में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, पुलिस आया, पुलिस ने उसको बचाया। पुलिस का काम है कोई भी मुजरिम हो या निर्दोष हो उसको बचाना, उसको बचा के लेके गया। अब स्कूल में क्या इंपैक्ट होगा इसका? प्रिंसिपल तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, घटना घटी, प्रॉब्लम इज देयर कि गर्ल्स टॉयलेट में बॉयज घुस के गर्ल्स को छेड़खानी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोलेस्टेशन, ठीक है। तो अब इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा? प्रिंसिपल कोई तो कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, और वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट इंपैक्ट डालेगा इसके ऊपर कि ये जो कैंपस होगा यहाँ पे अब बॉयज जो है प्रोहिबिटेड हो जाएगा पूरी तरह से, कोई दिखना भी नहीं चाहिए वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो? और धीरे धीरे रूल्स क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा और लागू हो जाएगा परमानेंटली। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इमीडिएट एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप
एक्शन ले लिए, आप प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू टेक इमीडिएट एक्शन विच कैन टेक सम टाइम टू हैंडल द सिचुएशन। आप कदम उठा लोगे पर उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, पर हाँ आपने नियम बना दिया है, ये पूरे स्कूल में मालूम चल जाएगा ऑन द सेम डे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखो थोड़ा डिस्कशन का मैटर है, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट डिस्कशन। मेरे को एक बात बताओ, गर्ल्स टॉयलेट बॉयज टॉयलेट एक जगह क्यों रहेगा, बताओ, तुम लोग दे दो लॉजिक हमको। ओ प्रद्युम्न बोलेगा, बोलो। तुम मेरा सवाल नहीं समझा। मैं बोला मॉल में या कहीं भी देखना ये बॉयज टॉयलेट है, बगल में क्या होता है, गर्ल्स टॉयलेट लिखा रहता है, तो सीक्रेसी कैसे हुआ यहाँ पे? सीक्रेसी होता कि बॉयज यहाँ होता, उस गली जो गली है वहां पे कौन होता, गर्ल्स का होता। सवाल मेरा ये है ना, ये लोग अपना स्पेस बचाने के लिए ऐसा करते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन ये सब गलत है मेरे हिसाब से, क्या ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, लड़का लोगों को मैं बाहर भेज देता हूँ बगान में, और जो लड़की लोग वो नीचे जाता है, एकदम सीक्रेसी मेंटेन है। ठीक है ना, लड़का लोग जहाँ जाना है जाओ, झोपड़ी झाड़ जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। लेकिन लड़की लोग जो है नीचे जाएगा, वहाँ गर्ल्स वहाँ बॉयज है नहीं है, देख लिया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ कौन जाता है रे नीचे, गर्ल्स के लिए है, तुम लोग बगान जाओ अपना। द सिटी हैज बीन ट्रबल्ड विद हाई पॉल्यूशन लेवल्स फॉर द पास्ट 10 years। देखो शहर में पिछले 10 सालों से हाई पॉल्यूशन लेवल माने प्रदूषण बहुत उच्च स्तरीय, जो प्रदूषण की समस्या से शहर जो है ट्रबल्ड है, मतलब पीड़ित है। इसका कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, ध्यान सुनना। द पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगते हैं, इंडस्ट्रीज लगते हैं, शुड बी शिफ्टेड आउटसाइड द सिटी। कदम उठाया गया है कि जितने भी पोल्यूशन फैलाने वाले जो कारखाने हैं उन्हें शहर से बाहर लगा देने चाहिए। और ध्यान से देखो, शुड है, लेकिन दिस इज सजेशन। तो ये कदम क्या इसके लिए सही है कि नहीं, पहले बताओ। है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है उन्हें तो शहर के बाहर ले जाना ही होगा। लेकिन तुम बताओ, ये कोर्स ऑफ एक्शन तो हमने ले लिया, लेकिन फैक्ट्री का खिलौना है कि उठा के तुम शहर के बाहर पुट कर दिया। तो कोर्स ऑफ एक्शन सही है। इमीडिएट इंपैक्ट का मतलब होता है कि तुमने नियम तो बना दिया, पर फैक्ट्री को वहां से उठाना और शहर में जाके लगाना, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट द कोर्स ऑफ एक्शन इज करेक्ट। और ऐसा होता भी है, जो फैक्ट्री के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स होते हैं और जो पोल्यूशन गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो वायलेट करते रहते हैं, पैसा खिला खिला के, बाद में मालूम चल ही जाता है, उन्हें या तो बैंड सील कर दिया जाता है या उन्हें शहर से एकदम बाहर भेज दिया जाता है। क्योंकि फैक्ट्री वालों के लिए तो बहुत लॉस है ना, वो तो वहां खोलेगी जहाँ पोल्यूशन, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है। क्योंकि मालिक क्या है, वो तो कभी कभी घूमने आएगा ना, उसको क्या लेना पोल्यूशन से, बाकी जो शहर के जो लोग हैं वो मरते हैं। खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऐसे कारखाने हैं कि जहां आसपास जो रेसिडेंशियल एरिया, जो घर में रहते हैं ना, खिड़कियां काले हो जाते हैं, अंदर का शीशा काला हो जाता है, लंग्स कितना काला हो जाता है सोचो। लेकिन कुछ नहीं हो सकता उनके लिए, क्योंकि पैसा बन रहा है ना, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। देखो, 2 हो गया। तीसरा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफ एक्शन। उठाए गए कदम एक लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, द प्रॉब्लम्स इन द स्टेटमेंट कैन बी जनरली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। आपको जो स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम दिया रहेगा ना, उसकी 2 कैटेगरी है। पहली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ऐसी प्रॉब्लम जो छोटी समस्या, कम समय के लिए समस्या, और एक लंबी समस्या। पोल्यूशन की समस्या क्या है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, पोल्यूशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म। गरीबी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महामारी की समस्या क्या शॉर्ट टर्म है, बहुत लंबी समस्या है ये। दे कैन बी फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन। और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए आपके उठाया गया कदम भी क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए।
शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे दिल्ली में क्या होता है, जो पोल्यूशन जो हो रहा है, बहुत भयंकर पोल्यूशन है, तो वहां पे एयर गन से छोड़ा जाता है ना पानी वगैरह, तो बताओ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, तुम्हारे सामने एग्जांपल है। तो उससे पोल्यूशन का समस्या समाधान होगा? लॉन्ग टर्म का कभी भी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आर जनरली नॉट फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी समस्या जो शॉर्ट टर्म की है, इसके लिए हम लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए है, शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ एक्शन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए है। अब यह एग्जांपल देखो, there has been a drop of 10% literacy rate as compared to 2001 as mentioned in the latest census report। हाल फिलहाल के जो जनगणना का रिपोर्ट है 2001 के कंपैरिजन में 10% लिटरेसी रेट क्या हुआ है, घटा है। मतलब 10% ज्यादा लोग अशिक्षित हुए हैं या शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं। कोर्स ऑफ एक्शन देखो क्या है, द गवर्नमेंट शुड एलोकेट स्पेशल फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द ईयरली बजट्स एंड 5 ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय नीति बनती है या जो ईयरली बजट होता है, उसमें एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल फंड देना होगा। बजट में तुम बजट, एजुकेशन का बजट जब तक नहीं बढ़ाओगे एजुकेशन बेहतर नहीं होगा। अच्छा बताओ, 10% लिटरेसी रेट जो घटा है, ये 10 साल पे जो जनगणना होती है उसके हिसाब से है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो ये सोल्यूशन भी क्या है, लॉन्ग टर्म ही तो है। बजट में एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा दिया, अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स बनेंगे, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, जो अलग अलग मीडियम के स्कूल बनेंगे। टीचर्स को बहाली किया जाएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ को बहाली किया जाएगा, स्कूल में फैसिलिटीज आएंगी, लैब्स आएंगी, ट्रेनिंग दिया जाएगा, बहुत कुछ है। तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? सो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ठीक है, लिखा है बीइंग अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी लॉन्ग टर्म। क्लियर हुआ? ये आप सीख क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका पहले थ्योरी सीख रहे हो। द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन विद रीजनेबल प्रूफ। जो भी कदम उठाओगे उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि सच में तुम जो कदम उठाने जा रहे हो इससे सही में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। स्टेटमेंट देखो, द चीफ मिनिस्टर इज सस्पेक्टेड टू हैव गिवन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ माइनिंग टू फैमिली मेंबर। मुख्यमंत्री पे इस बात का संदेह है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपने ही परिवार के सदस्य को खनन का काम, माइनिंग का काम का ठेका दे दिया। क्या दिया हुआ यहाँ पे, सस्पेक्ट, ऐसा संदेह है, तो रोज ही होता रहता है। कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, द मिनिस्टर शुड बी फोर्स्ड टू स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर। वो जो मंत्री है उसको मुख्यमंत्री के पद से जोर जबरदस्ती हटा देना चाहिए, फोर्स्ड। दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। ये जो तुम कदम उठाए हो किस बेसिस पे उठाए हो, क्योंकि आपको संदेह है, लेकिन क्या आपके पास रीजनेबल प्रूफ है, तो इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो बताओ यहां पे क्लू वर्ड कौन सा था, सस्पेक्टेड, और यहां था फोर्स टू स्टॉप। दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब किसी को भी डाउट हुआ ठोक दिया जाके, अप्रूव है ये नहीं है, बाद में गलती हो गया, हमको तो डाउट था, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। यहां देखो स्टेटमेंट, अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं लैंग्वेज। द इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो माने आईबी डिपार्टमेंट एविडेंटली माने एकदम स्पष्ट रूप से प्रूव्ड, साबित कर चुकी है केसेस ऑफ इलीगल माइनिंग अगेंस्ट द स्टेट चीफ मिनिस्टर। राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूतों के साथ आईबी ने यह साबित किया है कि वो गलत काम में इन्वॉल्व है, उन्होंने माइनिंग का गलत तरीके से अपने फैमिली मेंबर को दिया है। ऐसा क्या हुआ है, एविडेंटली प्रूव्ड। वो भी कौन है, आईबी। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द मिनिस्टर शुड बी फोर्स्ड टू स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। तो ये फॉलो होगा बिकॉज इट इज जस्टिफाइड, क्योंकि ब्यूरो के पास इसके पुख्ता सबूत है। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया कि बोलना क्या चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? द कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी इलीगल। गैर कानूनी कदम तुम नहीं उठा सकता है, भले ही कितना ही वैलिड क्यों ना हो। समझ रहे हो, मैंने तुम्हारा उठाया गया कदम कितना ही जस्टिफाइड क्यों ना हो, लेकिन कानून के नजर में अगर वो गलत है तो इलीगल हुआ, तुम भी उतना ही बड़ा अपराधी जितना वो है। ठीक है, all the actions no matter how big the problem is should be under the legal jurisdiction, even if the problem can be solved no legal means can be adopted। कह रहा है कि जो भी आप कदम उठाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी या छोटी है, लेकिन आपके द्वारा जो उठाया गया कदम है
वो कानून के दायरे में, लीगल ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। इवन इफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी गैर कानूनी तरीका तुम अपना लोगे। प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कदम कैसा है, इलीगल है, देन दैट इज नॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन। कम से कम एग्जाम में तो तुम नहीं लिख सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इन द ईयर बिफोर इलेक्शन, इलेक्शंस के पहले, एक साल पहले, एटलीस्ट 10 हाई प्रोफाइल कैबिनेट मिनिस्टर्स वर कन्विक्टेड ऑफ करप्शन। कम से कम 10 मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर क्या था, करप्शन के चार्जेस था, जिनसे क्या हुआ, कॉजिंग अ लॉस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इस 10 मिनिस्टर के करप्शन के चलते। एक साल पहले वो कन्विक्टेड, मतलब कन्विक्ट हो चुके थे, साबित हो चुके थे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिए हो, ऑल द कन्विक्टेड मिनिस्टर शुड बी किल्ड बाय हैंगिंग देम पब्लिकली। बोला कि बाहर चौपत्ती में निकाल के बरगद के पेड़ के नीचे सबको फांसी दे देना चाहिए। अब देखो दिक्कत यह है कि फांसी दे देने से होगा ये कि 10 के 10 करप्ट मिनिस्टर साफ हो जाएंगे, लेकिन कर सकते हैं, फिल्म में उसमें सबको निकाल के गोली मार दो। तो इट इज वेरी इजी टू से सो, बट इट इज इक्वली डिफिकल्ट टू डू सो। नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल कदम है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, दिस कोर्स ऑफ एक्शन डजंट फॉलो भाई, नो डाउट। मैंने लिख भी दिया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि नो डाउट विद द किलिंग्स द करप्ट मिनिस्टर विल बी रिमूव फॉर एवर। अगर मार दिया तो सब साफ हो जाएंगे, एंड मेनी विल बी अफ्रेड टू डू सो, और बहुत लोग इसे डरेंगे भी, नहीं भैया तो अगर किया तो लटका देगा ही तो, सच एक्ट्स इन द फ्यूचर। अब बहुत लोग इससे डरेंगे कि नहीं भाई आप करप्शन नहीं करना है, बट इट इज एन अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल एक्ट टू फॉलो। पहली बात तो यह है कि गैर लोकतांत्रिक है, और दूसरी बात क्या है, ये इलीगल है। तो ऐसा कोई कदम मत उठाना, ठीक है। द कोर्स ऑफ एक्शन शुड नॉट बी एक्सट्रीम। जो मैंने अभी जो बोला ना, एक तो वो इलीगल भी है और क्या है वो एक्सट्रीम भी है, ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा। हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो सब गरीब को गोली मार दो तो गरीब साफ हो गया, तो बचा कौन, खाली अमीर। तो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम नहीं हो गया, है ना, एक्सट्रीम हो गया। देखो हमने यहाँ पे एक कोर्स ऑफ स्टडी को स्टडी करने के लिए दिया है, द पॉलिटिकल पार्टीज विच द मिनिस्टर्स वर रिप्रेजेंटिंग शुड नेवर बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन इन द फ्यूचर। देखो बोला अभी जो मैंने तुमको यहाँ दिया था कि 10 मिनिस्टर जो है कन्विक्टेड हुए हैं कि वो करप्टेड है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को विच द मिनिस्टर वर रिप्रेजेंटिंग, जिनको वो मंत्री प्रतिनिधि, जिनके जो मंत्री जिस पार्टी के थे, इस पार्टी को अब आगे भविष्य में किसी भी इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्री नहीं, पार्टी। मतलब मान लो अगर बीजेपी हो या टीएमसी हो या कोई पार्टी हो, वहां से 10 मिनिस्टर अगर करप्ट निकल गए तो कह रहा है कि पूरा पार्टी ही बातिल कर दो, माने पार्टी से कोई भी अब नहीं लड़ेगा, मतलब खत्म, पार्टी खत्म। तो ये इतना एक्सट्रीम नहीं हो गया? 10 को निकालो, अगर कन्विक्ट हो गए हैं 10 को एमएलए एमपी का टिकट मत दो, पार्टी को ही तुम अगर बैंड कर देगा तो ऐसे तो पूरा देश से पार्टी खत्म हो जाएगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। दिस कोर्स ऑफ एक्शन कैनॉट फॉलो एज इट इज एन एक्सट्रीम स्टेप। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। टू टेक द कंटेस्टिंग राइट अवे फ्रॉम ऑल द पार्टी मेंबर्स। पार्टी के दूसरे मेंबर जो कि करप्ट नहीं है, उनके पास तो इलेक्शन में खड़ा होना और लड़ने का तो उनको संवैधानिक अधिकार है। वो 10 मिनिस्टर के चलते बाकी लोगों का अधिकार छीनोगे, ये कानूनी अधिकार नहीं है आपको। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, तब एक्सट्रीम कदम नहीं उठा सकते हो। आपको जानना होगा कि आपका कदम उठाया कदम एक्सट्रीम है कि नहीं है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले गुजरे कुछ महीनों में, मेनी केसेस हैव बीन रिपोर्टेड अगेंस्ट प्राइवेट कुरियर कंपनी। जो प्राइवेट कुरियर कंपनी है उनके खिलाफ क्या किए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट इनके खिलाफ दिए गए हैं फॉर डिलेज इन शेड्यूल डिलीवरी टाइमिंग। जिस टाइम में डिलीवरी करना है कभी भी ये लोग उस टाइम में डिलीवरी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन इस कुरियर कंपनी के खिलाफ आए हैं। कदम क्या उठाओगे, देखो क्या दिया है, सच प्राइवेट कुरियर कंपनी शुड बी बैंड। बोलता है पूरा प्राइवेट जो कुरियर कंपनी है उसे क्या कर देना चाहिए, बैंड कर देना चाहिए। इट इज एन एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन। तब तो हर कुरियर कंपनी, कोई आपातकाल का स्थिति हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, टोर्नाडो हो गया, या कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो गया, गाड़ी पंक्चर, कुछ भी हो सकता है, रियोट हो गया जो आपके हाथ में नहीं है,
वहां भी डिले हुआ, वहां भी कंप्लेन, तो वो कंपनी बंद, सारी कंपनी अब बंद हो गई तो चिट्ठी कौन पहुंचाएगा? So a service given to millions of consumers would be disrupted and it would lead to bigger problems for the government. क्योंकि अगर तुम कुरियर कंपनी ही बैंड कर दोगे तो देश के इतने सारे जो कंज्यूमर उस कुरियर कंपनी की सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, इससे पूरी सर्विस क्या हो जाएगी? डिसरप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे काफी नुकसान होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो बहुत चीजें वहां से कुरियर से भेजती है ना, ठीक है, डिफेंस का सामान हो या दूसरे फेडेक्स वगैरह जो होता है, बड़ी बड़ी सामानें वहां से आती है, ठीक है। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। The course of action cannot follow for one of cases, मतलब rules are not changed for exceptions. नियम नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? नियम नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? माने कोई एकाध केस के लिए तुम नियम बदल देगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। देखो, द स्टूडेंट एंटर द क्लास व्हेन हाफ ऑफ द लेक्चर वाज ऑलरेडी डिलीवर्ड। जब आधा लेक्चर हो गया तब एक स्टूडेंट क्लास के अंदर घुसा। ही रिक्वेस्टेड द लेक्चरर, और उसने लेक्चरर को बोला टू रिपीट व्हाट ही हैज ऑलरेडी टॉट, जितना आप पढ़ा दिए हैं फिर से पढ़ाइए। एज ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड कुडंट रीच ऑन टाइम, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए टाइम पे नहीं पहुंचा। ये ऐसा बोल रहा है लेक्चरर को कि आप जो पढ़ा दिए हैं आधा फिर से पढ़ाइए। कोर्स ऑफ एक्शन है द लेक्चरर शुड स्टार्ट द लेक्चर अगेन, कि लेक्चरर को लेक्चर फिर से शुरू कर देना चाहिए। ऐसा होगा? क्योंकि अगर हूं उस जगह पे तो मैं तो उसको उठा के बाहर ड्रॉप कर दूंगा कि बाकी आधा लेक्चर सही समय पे पूरा हो सके। हाँ, तो ये जो द लेक्चरर शुड स्टार्ट द लेक्चर अगेन, ये पॉसिबल नहीं है। भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम समय पे नहीं पहुंच सके, ये तुम्हारे जैसे जो एकाध केसेस है, ये एक्सेप्शन केसेस हैं, और इसके लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नियम है वो कभी बदलते नहीं है। तो वैसे तो क्या होगा, कल बोलेगा सर मेरा दादी का बहुत तबीयत खराब हो गया था इसलिए हम लेट हो गया, आप फिर से पढ़ाइए। समझ में आ रहा? तो सर मैं सवेरे उठा, फ्रेश हो गया, स्कूल आने से पहले दोबारा मुझे लेटरिन लग गया, अब दोबारा मैं लेटरिन किया तो इससे मेरा क्या हुआ, क्लास सर लेट हो गया, आप फिर से लेक्चर दीजिए। तब तो एक एक तरीके का बहाना जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये पॉसिबल है क्या? सिंपल भाषा में समझा रहा हूं ना कि एकाध केसेस के लिए, एक्सेप्शनल केसेस के लिए established rules cannot be altered. A course of action cannot be repeated if it has previously failed. कोई कदम जो पहले तुम उठाए थे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो दोबारा वो उठाओगे नहीं। लिखा है ना, a course of action cannot be repeated. ऐसा कोई भी कदम दोबारा तुम रिपीट नहीं करोगे जो प्रीवियसली क्या हुआ था, फेल्ड हुआ था। ये भी नियम है। We cannot accept the optimism. हम आशावादी होकर नहीं जी सकते हैं। अरे पहले तो हम लोग ये किए थे, सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, जरूरी है कि इधर भी नहीं होगा, उठाओ यही चीज फिर से। ये नहीं चलेगा, ऐसा आशावादी नहीं चलता इधर में, ठीक है। दैट द प्रीवियसली फेल्ड स्टेप वुड बी सक्सेसफुल इफ इंप्लीमेंटेड अगेन। मैं तुम इस आशा में उस कदम को दोबारा रिपीट करोगे नहीं करोगे जो पहले फेल हो गया है। अरे इस बार उठा लो, कहीं पास हो जाए, कहीं ये फिर से काम कर जाए, कर भी जाएगा तब भी तुम उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। A course of action should be preventive in nature. कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जो दिए गए प्रॉब्लम को दूर करने की क्षमता रखता हो, जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसको ठीक करने का क्षमता रखता हो, बीमारी है उसको ठीक करने का क्षमता रखता हो। कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए कि दोबारा ना हो। नो मैटर हाउ कन्विंसिंग और रेलेवेंट अ कोर्स ऑफ एक्शन अपीयर्स, आपके द्वारा उठाया गया कदम कितना ही कन्विंसिंग, जबरदस्त क्यों ना लगे, यार इससे अच्छा कदम तो नहीं हो सकता, गजब है, इट शुड हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस और रिमूव द प्रॉब्लम इन फ्यूचर और हैंडल अ सिचुएशन इन हैंड। ये ऐसा होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में रिपीट ना हो, या अभी इस वक्त जो तुम्हारे पास समस्या है इसको दूर कर सके, इसकी शक्ति वो रखता हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, देखो एग्जाम्पल दिया मैंने। A group of school students was reported to be enjoying at a picnic spot during school hours. ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि स्कूल चल रहा है और स्टूडेंट के कुछ ग्रुप जो है वो पिकनिक मना रहे हैं स्कूल टाइम में, जैसा कि यहाँ पे होता है, एशियन हाईवे में होता है, ठीक है। तो वहाँ लड़का लोग बाइक लेके पहुँचता है और लड़की लोग का बैग में तो किताब तो होता नहीं है, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, पाउडर, फाउंडेशन, क्या बोलता है उसको,
चिरोनी, ठीक है। हाँ, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम विद अ रियल वार्निंग फॉर फ्यूचर। प्रिंसिपल स्कूल के उनके बच्चों के माता पिता को बुलाए और सच में कड़ी चेतावनी दे कि दोबारा ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि स्कूल का प्रिंसिपल मैं ना हूं, ठीक है। Some disciplinary action must be taken against those students for the awareness of all the other students. ऐसे गैर अनुशासनात्मक, बाप रे हिंदी, मतलब ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को ये जागरूकता और अवेयरनेस दिया जा सके कि आपको ये करने की छूट नहीं है। एक एग्जाम्पल आप सेट कर सको। अब दोनों फॉलो करेगा? दोनों ही तो सही लग रहा है ना। वार्निंग देना ही पड़ेगा पेरेंट्स को बुला के, और नीचे वाला क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बोथ द कोर्सेज ऑफ एक्शन आर रेलेवेंट टू प्रॉब्लम एंड कैन बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। मेरे को तो देख के हंसी आता है कि ये जो लड़का लड़की लोग है ना, ये लोग मतलब क्या छपरी वाला पर्सनालिटी है। मतलब 3 लड़की खड़ा है एशियन हाईवे में लिपस्टिक विस्टिक लगा के, और उधर से बाइक लेके आके लड़की लोग के सामने पीछे बाइक उठा दिया, ठीक लड़की के सामने ब्रेक मार के। तो मेरा सवाल ये है कि इससे क्या हुआ, कैसा? तो सवाल ये है कि बाइक पे 3 लड़की में कौन बैठेगा? सवाल ये भी तो है। मतलब छपरी काम नहीं है ये, जाके बाइक एकदम पूरा स्पीड से बाइक निकाल दिया, हेलमेट नहीं, अब हेलमेट नहीं पहनेगा, हेलमेट पहनेगा तो एक तो बाल खराब होगा, और दूसरा वो सोचता है कि वो हैंडसम है तो उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा। एक नंबर का थेथर छपरी किस्म का लड़का लोग जो होता है ना, एक नंबर का घटिया, ये वो चाल चलन है इसका, ठीक है ना। वो सोचता है लड़की हमको देख लिया, वाह मजा आ जाएगा हमको ऐसा करके, ठीक है ना, क्या हो गया। सो बोथ द कोर्सेस ऑफ एक्शन आर रिलेवेंट टू प्रॉब्लम एंड कैन बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और ऐसा है ना, बाइक 80 के स्पीड में है, दूर में लड़की है, एकदम 40 में हो जाएगा। आज जैसे ही लड़की है तो स्लो मोशन में जाएगा, आस्ते आस्ते करके, और धीरे से ऐसे देखेगा, फिर आगे ठोका गया, लेकिन वो ठीक है, आगे ठोका गया वो, मैंने ट्रक से ठोका गया। कुशल, मैं सीरियस क्यों है तुम? सो देखो, ये कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो करेगा और ये कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो करेगा, दोनों क्या है, दोनों रिलेवेंट है, ठीक है। गर्मी बढ़ गया थोड़ा। ओके, अब गलत क्या बोले, सही तो बोले, कहा कोई बात कर जाओ। अभी तुम चलो, अभी स्कूल चल रहा होगा ना, अभी टिफिन टाइम होगा, शिवाना हिंदी है स्कूल, बांग्ला स्कूल, देखो सब लड़की लोग उधर मिलेगा ज्यादातर। ओपिनियंस इररिलेवेंट आर नॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन। ओपिनियन मतलब आप क्या सोचते हो, आपका विचार क्या है इस मामले पे, आप कुछ बताइए। आप विचार दे सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, लेकिन इररिलेवेंट मत बोलना। जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बोलो, प्रॉब्लम के बाहर मत बोलो। A valid course of action comprises of an act which is practical, feasible, and falls within the domain of legal jurisdiction. Any action violating the above mentioned characteristic is just an opinion, hence not practically applicable. यानी जो प्रॉब्लम दिया गया है, आप उसका डोमेन देखो। डोमेन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम है, फेजिबल है, फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ लीगल ज्यूरिसडिक्शन, और आप कुछ ऐसा ओपिनियन रख रहे हो जो उस डोमेन के बाहर है, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसे नहीं मान सकते। वो जस्ट आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, इररिलेवेंट कुछ भी नहीं होगा। देखो यहां दिया है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स, बहुत सारे लोग जो इंडिया घूमने आए हैं, किस कंट्री से, कंट्री एक्स से आए हैं, हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैरिंग वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज। जानलेवा बीमारी वाला जो एक वायरस है उनमें पाया गया है। ऐसे लोग कंट्री एक्स से कहां आए हैं, भारत विजिट कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन ऑन पीपल कमिंग फ्रॉम कंट्री एक्स इंक्लूडिंग दोज इंडियंस हु आर सेटल्ड इन कंट्री एक्स। तो कह रहा है कि भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से
कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए जो कंट्री एक्स से आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन सी क्यों ना हो, जो कंट्री एक्स में रहते हैं। दिस कोर्स ऑफ एक्शन ना तो ये प्रैक्टिकल है और ना ही ये वास्तविक है, ये सिर्फ क्या है, एक ओपिनियन है। इट कैन नॉट बी फॉलो। देखो क्यों फॉलो नहीं करेगा, तुम अपना अपना ओपिनियन दो, क्या ये फॉलो करेगा? कोरोना अभी भी चल रहा है ना, अभी रिसेंटली कोरोना के कम से कम 25,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, क्या बैंड लगा है? बैंड नहीं लगा है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई वायरस किसी देश से आ ही जाता है। एक पैसेंजर ने मिला, 2 पैसेंजर ने मिला, तो क्या इमीडिएटली वहां का सारा फ्लाइट क्या बैन किया जाता है? नहीं, वी फॉलो अप, वी ट्राई टू प्रिवेंट दोज थिंग्स टू हैपन अगेन। तो जितने भी पैसेंजर आते हैं उनको एयरपोर्ट पे ही चेक किया जाता है कि आखिर उनमें वो सिम्टम्स अगर हैं कि नहीं, अगर है तो उन्हें आइसोलेट करना पड़ता है। बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा कंप्लीट बैन लगा दोगे जो कंट्री एक से आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन से क्यों ना हो, भाई कोई नहीं आएगा वहां से, कंप्लीट बैन। तो वैसे तो अगर एक पेशेंट भी अगर आपको मिल गया तो आपको उस कंट्री पे क्या लगाना पड़ेगा? बैन लगाना पड़ेगा। इट विल हेवीली हैम्पर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये ओपिनियन है कि नहीं? तो देखो, इमीडिएट, इम्पॉसिबल, कंप्लीटली, देखो ये सारे कीवर्ड है। ये क्या है? ये सारे कीवर्ड है जिनको ध्यान रखना है कि डोमेन के हैं कि डोमेन के बाहर के हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया पूरा। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आएगा? क्वेश्चन आपको दो भी दिया रहेगा स्टेटमेंट, और नीचे दिया रहेगा कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला आंसर कब होगा? जब 1 नंबर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा, 2 नंबर नहीं करेगा, तो आंसर कौन होगा? ए नंबर। 1 नंबर फॉलो नहीं करेगा, 2 नंबर फॉलो करेगा, तो बी नंबर आंसर। या तो कोर्स ऑफ एक्शन 1 या फिर 2, दोनों में से कोई एक होने से हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा? सी। ना तो 1 नंबर फॉलो करेगा ना ही 2 नंबर, तो आंसर कौन होगा? डी। दोनों ही चाहिए, दोनों ही फॉलो करेगा, दोनों ही कदम सही। प्रिंसिपल वाला पिकनिक मना रहा था, दोनों कदम फॉलो कर रहा था, आंसर कौन होगा? 5 नंबर, 1 2 3 4 5, या ए बी सी डी ई। तो क्वेश्चन जो भी आएगा आंसर इन्हीं में से कोई एक। अगर पहला वाला कदम फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए। पहला वाला कदम फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। दोनों में से कोई एक अगर कर रहा है, या तो 1 या तो 2, सी। दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा, डी। और लास्ट वाला कौन है? दोनों ही फॉलो करेगा, तो दैट इज ऑप्शन ए। कुछ एग्जांपल दिया हूं, चलो देख लेते हैं। देखो, तो मैंने बहुत कुछ बताया और हर रूल्स पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, तो आई थिंक इन सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। पहला मैं समझा देता हूं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू लीकेज इन पाइप्स। जो पीने वाला जो पानी का सप्लाई आता है वो प्रदूषित हो गया है क्योंकि पाइप्स में क्या है? लीकेज है। हमारे यहाँ बगाना में तो आम बात है, टेप बांध के नाला में घुसा के पानी घर में आएगा, वो ये पिएंगे, बोलेंगे मुझे तो डायरिया हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तू पहले टेप हटाना पड़ेगा तभी तो डायरिया नहीं होगा, है ना? सबको बोल रहे हैं, हम लोग को भी डायरिया होता है, ऐसा बात नहीं है। कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या करेंगे? द गवर्नमेंट शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। सरकार को इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहिए। और दूसरा, द सिविक बॉडी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो होता है, शुड सेट अप अ फैक्ट फाइंडिंग टीम, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, एक टीम बनाए, जाए स्पॉट पे, देखे इसका कारण क्या है, एसेस द डैमेज एंड टेक इफेक्टिव स्टेप, क्या नुकसान हुआ है और इसको ठीक करने के लिए कौन से स्टेप हम ले सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है और आप हमको बताइए क्या होगा। एक 2 3 4 5, ऑप्शन 2। वही तो 2 अभी तो एक ही बात है ना, मतलब 2 नंबर फॉलो करेगा, 1 नंबर फॉलो। अच्छा आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब सिविक बॉडी भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। सिविक बॉडी क्या प्राइवेट होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ तो अरे तो चपरासी भी तो नीचे लेवल का होता है, पर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना, परमानेंट, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बताओ।
ठीक है, अपना पर लॉजिक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे तो आंसर बताने से मतलब है। एक बात बताओ, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अगर पोल्यूट हुआ है और कारण क्या दिया है, पाइप में लीकेज है, ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या इंक्वायरी पुटअप करेगा? नहीं नहीं, गवर्नमेंट को इसमें दखल क्यों नहीं देना है, पहले ये बताओ। एक्सट्रीम का एक्सट्रीम नहीं है कदम तो। सुनो, ये प्रॉब्लम नेशनल है कि लोकल है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोकल जो बॉडी है, जो जिसको आप नियरेस्ट में रिपोर्ट करते हो, वो आपका सिविक बॉडी है। आपका लोकल में जो म्यूनिसिपैलिटी है, यानी जो आपके वार्ड का मेयर है, आप उसको जाके बोलोगे ना, ये तो वही हाल है, घर में बिजली चला गया तो हमको नहीं, हमको अंबानी से ही बात करना है, साला हमारा बिजली कैसे काट दिया। ऐसे होता है? आपका बगल में निवासी हमारा है, बिजली विभाग है, आप उसको जाके फोन करते, भैया बिजली कब तक आएगा लाइट, वो बताएगा। तो दिस इज अ लोकल इश्यू, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर इस तरह का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है पोल्यूट हो रहा है ड्यू टू लीकेज इन पाइप, तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने से ही तो हुआ, जो लोकल सिविक बॉडी करेगी। इसलिए कौन सा फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा, 2 नंबर फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो इंक्वायरी ऑर्डर करने का मतलब ये है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है पाइप पे, और टेररिस्ट ने पाइप पे जो है लीकेज कर दिया है ना, तो वैसा वाला बात हो गया ना। चलो 2 नंबर देखो, देयर इज एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन मेनी पार्ट सिटी। शहर के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा खबर आया है कि मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत तेजी से, अलार्मिंग, भयानक चिंताजनक स्थिति है उसकी, ऐसी बढ़ रही है। अब पढ़िए, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़िए और बताइए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा। श्योर? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो रोल यहाँ पे आता है कि डेंगू मलेरिया कुछ भी होगा, आपके जैसे अलीपुरद्वार म्यूनिसिपैलिटी है, सबसे पहला काम किसका, वार्ड का है, ठीक है ना। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज एडवाइज्ड ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने, म्यूनिसिपल ने जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको सलाह दिया टू स्टोर एडेक्वेट सप्लाई ऑफ मलेरिया ड्रग्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो सिविक बॉडी है वो देख रहा है कि मलेरिया के अगर जो केसेस अलार्मिंग अगर बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों को ये निर्देश जाएगा कि मलेरिया के ड्रग्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी कहीं जान गया तो फिर वार्ड मेंबर का मुश्किल है, उसके वार्ड का मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये फॉलो करेगा, सुटेबल है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अर्ज्ड, लोगों से भी ये निवेदन किया है, टू यूज मस्कीटो रिपेलेंट्स एंड कीप देयर प्रेमाइसेस क्लीन, कि आप मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी या कुछ जो क्रीम वगैरह होता है, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज कीजिए, और जितना हो सके अपने आसपास के आंगन को क्या रखिए, साफ रखिए। मलेरिया डेंगू क्या होता है, जहां पानी जमा हो जाएगा वहां पे वो अंडा दे देगा, बात समझ रहे हो। और अभी का जो मच्छर है वो तो एआई हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। तो दोनों फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ई, बोथ, ठीक है। ये पढ़िए, many people have encroached समझते हो क्या? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। लाल किला में गया और लिख दिया M+U, हम लाल किला में लिख के आया है तुम्हारा नाम, बाप रे बाप। और देखता है वही लड़का है लाल किले के पीछे जाके R+S लिख के आया है, बोले हैंडराइटिंग तो मैच नहीं करेगा ना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाना हुआ ना। तो मेनी पीपल हैव एनक्रोच्ड इनटू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड बिल्ड देयर हाउसेस एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ भी होता है, रेलवे का प्रॉपर्टी है, पीडब्ल्यूडी का है, उस पर कब्जा करके लोगों ने अपना क्या बना लिया है, घर बना लिया है। तो बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? द गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिमूव ऑल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन द गवर्नमेंट लैंड। सरकारी संपत्ति पे जो भी गैर कानूनी तरीके से घर बनाए हैं उनको तुरंत वहां से हटाया जाए। दूसरा, ऑल द एनक्रोचर्स, जो लोग घुसपैठ किए हैं, शुड इमीडिएटली पुट बिहाइंड बार्स, तुरंत उनको जेल में डालो, एंड ऑल्सो बी स्लैप्ड विद अ हेवी फाइन, और जबरदस्त जुर्माना लगा दो। भैया ये तो ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा, एक तो एक्सट्रीम हो गया, ये कौन सा बात हुआ भाई। ये फॉलो करेगा, यानी ए नंबर। अब समझ में आया? पकड़ो जेल में ढुकाओ फाइन डालो, पकड़ो जेल में ढुकाओ फाइन डालो, ये कौन सा स्टेप है?
ये तो वो वाला स्टेप हो गया, नॉर्थ कोरिया वाला। 4 नंबर, पीपल रिसाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन। लोग जो कि ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जैसे कि हम लोग हाशिमारा क्या एसटी एरिया है, तो लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं वो एजुकेशन से काफी, शिक्षा से बहुत दूर है, मतलब शिक्षा के पहुंच नहीं है, उनको शिक्षित नहीं है या शिक्षा नहीं है। अब आपको कोर्स ऑफ एक्शन पढ़िए और बताइए 4 नंबर का आंसर क्या होगा। स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट शुड बी ओपन देयर। बड़ों और बच्चों के लिए वहां पे स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से दूर है, तो लोग एजुकेशन से दूर तब होते हैं जब वहां पे एजुकेशन पाने के लिए स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो खोले जाने चाहिए, तो बात तो सही है। एंड सोशल वर्कर शुड बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट में हमेशा वित्त लगता है, विद द जॉब ऑफ एजुकेटिंग देम। और जो सामाजिक जो कार्य करता है उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि लोगों को शिक्षित करने के लिए वो कुछ कार्य करें। तो ये भी होता ही है, बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बोथ फॉलोज क्या होगा, ई नंबर। आया मेरी बात समझ में। ये 5 नंबर देखो, यंगस्टर्स आर ऑफन फाउंड स्टारिंग एट ऑब्सीन पोस्टर्स। स्टेरिंग, ऑब्सीन समझता है, अश्लील। और बोलू खुल के, समझ गया ना। हाँ ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब एडल्ट है यहाँ पे, भयंकर एडल्ट है। तो कहता है कि जो लोग यंगस्टर्स है ना, युवक, वो ज्यादातर अश्लील तस्वीरों को ताड़ते रहते हैं। यहाँ स्टेयरिंग का मतलब होता है देखना नहीं, ताड़ना, मतलब घूर के देखना, अच्छा ऐसा। तो यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है। अब आप बताइए, यंगस्टर है ना सब कोई, बोलता है चिल्ड्रेन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड इफ दे आर फाउंड डूइंग सो। अगर बच्चों को ऐसा करते हुए देखा गया तो उनको दंड दीजिए और उन पर फाइन भी लगाइए। 18 साल के नीचे वाले चिल्ड्रन बोला है तो पक्का माइनर होगा। यंगस्टर्स का मतलब ज्यादातर तो माइनर ही ना, ठीक है ना, तुम लोग थोड़े ना यंगस्टर है, ठीक है ना। तो उनको पनिश भी करो और बोलता है पेनलाइज भी करो, ये नहीं होगा, ठीक है ना। एनी डिस्प्ले ऑफ सच बैनर शुड बी बैन। इस तरह के किसी भी बैनर को खुलेआम आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसका जो रेटिंग है क्या लिखना पड़ता है, ए। ए माने एडल्ट, सिर्फ एडल्ट लोग ही देख सकते हैं। बहुत सारी मूवीज आती हैं वहां लिखा रहता है रेटेड ए, और जितना ए लिखा रहेगा उतना ही देखेगा आदमी उसको, समझ रहे हो। हाँ चलो, ये तो हुआ कुछ एग्जांपल्स। ये इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां से मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं जो सीधे सीधे एग्जाम से है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने लिए एसबीआई पीओ के ही है, ईयर नहीं पता मुझे, तो आप देखिए और आप मुझे खाली आंसर बताइए। एक बोल रहा है नाइदर यानी कि डी, है ना, डी। और कोई, एक कह रहा है नाइदर, दूसरा ई माने बोथ फॉलो करेगा ही तो, और कोई बोलो, बी मतलब फॉलो करेगा, और एक दो ठो और, दो ठो बोल दो। नहीं नहीं, 3 हो गया तो, और एक ऑप्शन ए और सी बचा है। अरे किसी के मन में तो आ रहा होगा, नहीं है। an increasing an increasing number of graduates produced by Indian universities are unemployable। भारतीय जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके द्वारा जो जितने भी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो इंक्रीजिंग नंबर है वो क्या है, बेरोजगार है। मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो ग्रेजुएट्स है वो ज्यादातर क्या हो रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही, उनमें बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, ऐसा बोला है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बोला है colleges and institutes of higher learning should be given greater autonomy to decide course content। बात समझो,
ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, छूट दे दिया आपको, छूट है कि आप अपने हिसाब से क्या बनाइए, कोर्स कंटेंट बनाइए। तो वो कैसा कोर्स कंटेंट बनाएगा, जॉब ओरिएंटेड, कि भैया ये ही पढ़ो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ रही है, तो यही हम लोग नया कोर्स बनाए हैं, इसको पढ़ लो, अब पढ़ते ही क्या हो जाएगी, तुमको नौकरी मिल जाएगी। सी, टू गिव जॉब्स टू द ग्रेजुएट्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। The only responsibility of a university is to educate the youth. That is the sole responsibility of a university or schools. The responsibility of a school or university is not to create the job, but to create the education. तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर कॉलेज को अगर दे दिया ना, तो कोई बोलेगा तू एक काम का प्लम्बरिंग वाला पढ़ाई कर ले, बोलेगा तू मोची वाला काम कर ले, तू फिनाइल बनाने वाला काम कर ले, तू साइकिल बनाने वाला पढ़ाई कर ले, मगर पढ़ाई नहीं होगा, वह खचड़ा ही होगा खाली। इसलिए कोर्स बनाने का जिम्मा जो है उसका अलग से बोर्ड होता है, एनसीईआरटी हुआ, सीबीएसई हुआ, आईसीएसई हुआ, दिल्ली बोर्ड हुआ, लाइक सो एंड सो, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज टू सेट अप कंपनीज इन इंडिया। मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज जो पढ़ के जो ग्रेजुएट बाहर आ रहे हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो बेकार है, और फॉरेन से आप यूनिवर्सिटी देश में बनाई है, तो फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत है? हा? तो ये भी नहीं होगा, यानी कि नाइदर। समझ में आया? तो देवा तो सही आंसर दिया था। वो बहुत बोला था ना, वो अपने हिसाब से बोला था कि बात तो सही है भाई, कोर्स ओरिएंट ठीक से बनाओ, कोर्स गलत कोर्स बना रहा है, ठीक है नहीं, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो सीजीएल पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, कॉलेज से नौकरी लेके निकल जाना, सर हमारा 3 साल का डिग्री दे दीजिए, साथ में कौन सा जॉब मिला वही बता दीजिए। समझ रहे की बात की नहीं? वही बात है। चलो इसके पढ़ो। हेवी रेन्स हिट द स्टेट ड्यूरिंग अक्टूबर। अक्टूबर में भारी बारिश स्टेट में हुई, जस्ट बिफोर द स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट असेंबली इलेक्शंस के ठीक पहले, राज्य में जो विधानसभा के चुनाव थे ठीक उसके पहले। एंड कॉज्ड हेवी डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर इतनी ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादातर स्टेट्स में जहां खेती होती है, फसल जो खड़ी है वो खड़े खड़े क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ज्यादा पानी से। ऐसा हो गया, ऐसा बोला है। पढ़िए कोर्स ऑफ एक्शन। क्या ये एक नाम फॉलो करेगा? बोलता है इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए टू गिव कैंडिडेट्स द अपॉर्चुनिटी टू कैंपेन। बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, भूकंप आ गया, उसका इलेक्शन से क्या लेना देना है? ये तो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हिच एंश्योर्स द प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड्स द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। उसका इलेक्शन तो टाइम पे होगा ही, ठीक है ना। तो ये इररिलेवेंट हो जाता है ना ये चीज। तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा क्या? द गवर्नमेंट शुड अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर दोज हु आर अफेक्टेड। तो ऐसे तो सुनते भी हो कि बहुत सारी फसल जो है अगर खड़े खड़े नष्ट हो गई है तो किसानों को क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है। दिल्ली में भी ऐसा किया गया था शुरुआत में, याद है? इतना पर हेक्टेयर का 80,000 में किसानों को मिलेगा, क्योंकि ओला पड़ जाता है ना कभी कभी, और ओला पड़ने से क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, यानी जो फसल है वो टूट जाती है। उसको ऐसे करोगे ना वो टूट जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, अगर आपकी उंगली में फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो उंगली यहाँ से टूट जाएगा, टूट के बाहर निकल जाएगा, आपका ब्लड भी नहीं निकलेगा, पूरा सूख जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट बाइट। तो ऐसा होगा तो प्रोडक्शन तो डैमेज हो गया, डैमेज होगा तो किसानों को तो बहुत नुकसान है ना। तो इससे जो सरकार है, राज्य सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगाती है ना, और उससे सरकार भी जीएसटी वगैरह कमाती है। तो उनकी जिम्मेदारी है, इट इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव सम कंपनसेशन। सो इट कैन फॉलो। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। आई मेरी बात समझ में? ये पढ़ो 3 नंबर। सेलफोन यूजर्स हैव फाउंड दैट टैरिफ प्लान्स, जो अभी जो नया रेट वगैरह जो आता है, टैरिफ प्लान जो बोलते हैं, आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज प्रमोटेड बाय टेलीकॉम कंपनीज एंड कंप्लेन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट द सेम। सेलफोन यूजर्स ने देखा
कि जो नया नया जो टैरिफ प्लान आ रहा है ना, वो टेलीकॉम कंपनी जैसा प्रमोट करती है वैसा अट्रैक्टिव है नहीं, जैसा प्रचार में दिखता है वैसा एक्चुअली है नहीं। एंड क्या किया है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको इसके बारे में क्या किया गया, कंप्लेन किया गया। अभी जानते हो ना कितना एक मोबाइल रिचार्ज करने में कितना खर्चा होता है, 800 तो उसी में लग जाता है। अगर 82 डेज का अगर करने जाए तो कितना 200-300 रुपये बढ़ा दिया। कोर्स ऑफ एक्शन देखिए, द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लान। इसका रिलेशन तो सीधा इसी से है ना। सेलफोन यूजर ने क्या कंप्लेन किया कि आपने जैसा विज्ञापन दिया है कि इतना अट्रैक्टिव है टैरिफ प्लान, हमारा ले लीजिए हमारा ले लीजिए, वास्तव में वैसा है नहीं। इसलिए जब कंप्लेन गया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि भैया आप जैसा कहते हो उस पर आप ट्रांसपेरेंट रहो। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, यानी आप छुपा रहे हो, विज्ञापन में कुछ और इधर में कुछ और, ये तो नहीं चलेगा है ना, ये तो फॉलो करेगा। सेकंड देखो, द गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। बोलता देश में जो टेलीकॉम कंपनी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, नहीं आप लोग ये काम नहीं कर सकते, बंद कीजिए इसको। ऐसा हो सकता है? दिस इज एक्सट्रीम। हम लोग को ना ऐसा लगता है, जब हम लोग को तकलीफ होती है ना, हम लोग बोलते हैं सलाह गोली ही मार दो। हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ये सब सोचना काफी आसान लगता है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अनडेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते हम लोग, जहां तुम जो मर्जी बंदूक निकाला सीधे गोली मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ए नंबर होगा। ठीक है, चलो। A number of school children in the local schools have fallen ill after the consumption of their subsidized tiffin provided by the school authority. कम पैसे में मिलने वाला टिफिन, माने मिड डे मील की बात कर रहा है। यहाँ प्राइमरी स्कूल में तो स्टूडेंट लोग पढ़ने थोड़ा जाता है, तो मिड डे मील खाने जाता है। ठीक है, तो बोलता है वो खा के बच्चे क्या हो गए, बीमार हो गए। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देखिए बताइए 4 का। बोलता है सारे स्कूल का जो टिफिन फैसिलिटी है एकदम इमीडिएटली इसको बंद करो। कैसे, तो एक्सट्रीम हो गया। आपको तो फैक्ट फाइंड करना पड़ेगा ना, कारण क्या है, मिड डे मील कैसे बंद कर देंगे। द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट अ सिस्टम टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ टिफिन प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। इसलिए कहा गया कि जो भी मिड डे मील बनेगा पहले कौन खाएगा, टीचर लोग खाएगा। और टीचर लोग खाना होगा, फोटो खींच के भेजना होगा। अब टीचर लोग खाएगा तो टीचर लोग तो अलग से नहीं बनेगा, बनेगा तो उसी में, तो पहले वो लोग चखेगा, उसके बाद स्टूडेंट लोग खाएगा। इन दिस वे यू कैन सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ द मील्स। आई थिंक दिस विल फॉलो। सो बी नंबर। अब समझ में आ रहा है, हाउडी में आंसर मत देना। 5 नंबर कौन सा फॉलो करेगा, एक बोल रहा है ए माने 1, एक बोल रहा है बोथ मतलब ई नंबर, और बी मतलब 2 नंबर, और डॉल्फिन शुड बी डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड बी ब्रेड, मतलब उनके बच्चे होने चाहिए या उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए इन एक्वेरियम्स और प्रोटेक्टेड एरियाज। लोकल शुड बी एनलिस्टेड टू प्रोटेक्ट डॉल्फिन्स। लोकल्स बकलोलियत का भी हद होता है। लोकल्स क्या करेंगे डॉल्फिन्स को लेके, लोकल्स तो इस मामले में स्पेशलाइज्ड ही नहीं है। वो कैसे डॉल्फिन लोग खेलेंगे क्या वो लोग। हाँ, ये हो सकता है कि डॉल्फिन अगर इस तरह से डिक्रीजिंग शार्पली बोला है ना, बहुत तेजी से संख्या घट रही है, तो डॉल्फिन ज्यादा मिलता नहीं है। और सबसे जो जबरदस्त डॉल्फिन है वो गंगा का डॉल्फिन है जो हमारे देश में है। ठीक है ना, तो इनको अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित करोगे तो इनको प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाया जाएगा और इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट, जो मैंने बताया था, केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। हिंदी में ना एक वर्ड है, हम बहुत साल पहले जब मैं 9-10 में था तब ये मैंने पढ़ा था।
पार्श्व, बहुत खतरनाक वर्ड है ये, पार्श्व आकर्षण। उस पे एक फोटो था, वो फोटो मैंने, कोई चीज ऐसी होती है जो दिमाग में छप जाती है, आप कहीं भूलते नहीं हो। उसमें क्या था, लोहार के दुकान पे तो ऐसे हथौड़ा लेके मारता है ना ऐसे करके, ठीक है। तो आज भी उतना ही वैलिड है ये, पर क्या बोलना जा रहा हूं ध्यान सुनो। तो यहां पे एक तो आदमी बैठा होता है कि नहीं, और ये लोहार है, ये कुछ पकड़ा हुआ है ऐसा कुछ, और यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक आदमी जो है इसको लोहा से मारेगा ना, चपटा करता है ना, ठीक है। और इधर बगल से एक लड़की जा रही है, समझ रहे हो। तो इसका ध्यान किस पे है, लड़की पे, सुंदर लड़की। हथौड़ा मारना था हिया, मार दिया इसका सर पे, ठीक है। उधर देख के हथौड़ा मार दिया इसके सर, ये फूट गया, खत्म ये। तो ये जो आकर्षण था, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व आकर्षण, दैट इज फिजिकल अट्रैक्शन, जिससे सब ग्रसित है, एवरीबडी इज अफेक्टेड, मैंने गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बात कर रहे हैं, लड़की भी वैसी है और लड़का भी वैसी ही है, ठीक है। तो अच्छा इसको मिटा देते हैं, तो कैमरा में आ गया है, ठीक है। ये 9 में जब मैं था तो कहीं पोस्टर लगा हुआ था, देखा दिस ये बहुत ही जानलेवा है, पार्श्व आकर्षण। अब फोटो लिखा था कि ऐसा हो सकता है, सर फूट सकता है, फूटता भी है। हाँ, तो केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, सड़क दुर्घटना बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, पर्टिकुलरली इन द अर्बन, खासकर शहरी इलाकों में रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज इन द अर्बन एरिया शुड इंपोज स्ट्रिंजेंट, मतलब स्ट्रिक्ट, नॉर्म्स मतलब रूल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, शहरी इलाकों में कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि व्हीकल्स को मेंटेनेंस रखा जा सके, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग, बम्पर्स, ट्रैफिक लाइट्स, पुलिस वगैरह, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस शुड सिवियरली पनिश दोज फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। बोलो 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ई, यानी कि बोथ। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, सीवियरली पनिशमेंट का मतलब थोड़ा ना कि धर के पीट दिया, ठीक है। तो ये भी सही है, हाँ, सीवियरली पनिश का मतलब है हेवीली फाइन, 10,000 का फाइन ठोक देगा, दोबारा हेलमेट नहीं बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, दोनों, तो दोनों क्या होगा हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम प्रॉब्लम पढ़ो ना, एक तो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, वो भी क्या, कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार बढ़े जा रहा है, तो फेलियर किसका है, ट्रैफिक का। तो ट्रैफिक छोड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका तो होगा अच्छा से। 7 नंबर, डिस्पाइट गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देश का अच्छा आर्थिक विकास होने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रेन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के ग्रामीण इलाकों में कुपोषित बच्चों की काफी संख्या पाई गई है। कुपोषित समझते हो ना, देखने से ना कोई जल्दी कुपोषित नहीं दिखेगा, माइल न्यूट्रिशन अलग चीज है, उसको माप होता है आर्म से और भी कई चीजों से माप किया जाता है कुपोषित है कि नहीं है। माइल न्यूट्रिशन माने खाना तो खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन खाने में जो पोषण है ना, पोषण न्यूट्रिशन, वो नहीं मिल रहा है। तो कितना भी ठूस लो, उसका मतलब ये नहीं तुम पोषित है। पोषण का वाला जो चीज चाहिए, विटामिन ए बी सी डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है। इसलिए तो प्राइमरी स्कूल में अलग से विटामिन बी की दवाई मिलती है, आयरन की दवाई, फॉलेट मिलती है, और भी कुछ दवाई दी जाती है ना कि खिलाओ उसको, क्योंकि जो खाने से नहीं मिल रहा है उसको सप्लीमेंट करो। पढ़िए, बताइए 7 का आंसर क्या होगा। डी मतलब ये फॉलो करेगा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड यूज दैट मनी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। कौन सा बात हुआ, मतलब कुपोषित बच्चे हैं तो उनको पोषित करने के लिए क्या करें, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ाना कैसे एक उपाय होता है, हाउ इज इट पॉसिबल, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विद दिस कोर्स ऑफ एक्शन।
ये तो तुम्हारा एक्सट्रीम हो गया, अनजस्टिफाइड हो गया। तुम मेरा वेल्थ टैक्स बढ़ा दोगे, मेरा इनकम टैक्स बढ़ा दोगे, ये बोल के कुपोषित बच्चे हैं उनको आगे लेके चलना है। तो ये तो आप एक को ठीक करने के लिए दूसरे पे तो अत्याचार हो गया है। तो क्योंकि ऑलरेडी वी आर पेइंग वेल्थ टैक्स, ऑलरेडी वी आर हैविंग इनकम टैक्स, उसके बाद आप उसको और बढ़ाओगे, इस नाम से कोई रिलेशन ही नहीं है इनसे। इट इज टोटली अनजस्टिफाइड, ये अनजस्टिफाइड है। तब तो हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अगर वो इकोनॉमिकली रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, खासकर कुपोषण का। Government should introduce schemes like free meals in primary schools and make primary education compulsory. बोलो, ये फॉलो करेगा? क्यों फॉलो नहीं करेगा, पहले ये बताओ। देखो, फ्री मील का स्कीम तो है ना हमारे यहाँ, एमडीएम, मिड डे मील स्कीम। फ्री मील तो समझ में आता है कि प्राइमरी स्कूल में है, लेकिन बोलता है प्राइमरी एजुकेशन जो है कंपलसरी कर देना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल कंपलसरी है, वो अलग चीज है, पर हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, देश में क्या हो, हम बात कर रहे हैं इसका। तो क्या यहाँ पे एजुकेशन लेके कोई बात हुआ है? लेकिन यहाँ पे एजुकेशन लेके बात हो रहा है, फॉलो नहीं करेगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, नाइदर। आपको ध्यान देना, इट इज टोटली इररिलेवेंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैलन्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। हम बात तो देखो, ये इसी को बोलते हैं इररिलेवेंट। हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, तुम बात करो शिक्षा कंपलसरी कर दीजिए। मतलब पढ़ाई कंपलसरी तो डेली खाना मिलेगा, पढ़ाई के बाद डेली खाना मिलेगा, ऐसे कैसे होगा? चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, वही वाला बात हो गया। स्टेटमेंट देखो, launching of new brands of four wheelers is adding to the traffic congestion in the metro city। मेट्रो सिटी में क्या हो गया है, नया ब्रांड का फोर व्हीलर लॉन्च करने के चलते क्या हो गया, ट्रैफिक का जो भीड़ भाड़ हो क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया है। अब कोर्स ऑफ एक्शन देखिए और बताइए क्या फॉलो करेगा, क्या फॉलो नहीं करेगा। पब्लिक शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर प्राइवेट व्हीकल्स while traveling to their work places। कि जब भी आप काम करने के लिए जाते हैं और एक ही जगह काम करने जाना है, तो दो आदमी को दो गाड़ी क्यों ले जाना है, आप लोग शेयर कर लीजिए। आज मेरी गाड़ी में चलो, कल मैं, तो इस तरह से एक गाड़ी कम हो गया, तो ये तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, भीड़ भाड़ कम होगा। एग्जाम्पल, दिल्ली में ऑड एंड इवन था, कभी ऑड चलेगा कभी, वन ऑफ द मेजर्स टू बी टेकन केयर ऑफ। दोनों में फॉलो करेगा। बोलता है गवर्नमेंट शुड लिवाई हैवी टैक्सेस ऑन मोटर कार्स इन मेट्रो सिटीज। ये कौन सा बात हुआ, ये तो अनजस्टिफाइड एक्सट्रीम है, ये नहीं चलेगा। तो आंसर होगा ए नंबर। सो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेना, और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन आप लोग भी छोड़ देते हैं, बाकी पे हम लोगों ने काफी 5 पहले किया, 8 यहाँ के, 8 5 13 क्वेश्चन हमने किया। 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप सॉल्व कीजिएगा। तो आपने देखा किस तरह से जो आपकी मेच्योरिटी लेवल है, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग है, ये आपको यूज करना है। आप बचपना तरीके से आंसर देने के लिए हम लोग मैंने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि नहीं ये आंसर होगा, ये बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं आंसर पे। जल्दी जंप नहीं करना, अभी टाइम लो, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। अभी थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहराव लाओ, थोड़ा सोचो कि एक्चुअली इसका क्या है, रिलेशन है कि नहीं, इररिलेवेंट है, एक्सट्रीम है, रीजनेबल प्रूफ है कि नहीं है, जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्या है। सो गो थ्रू द थ्योरी वंस अगेन, मैं नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ो, उसके बाद देखो कैसे होगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, तो थैंक यू।